हेलो एवरीवन। सो हमने नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का एक पार्ट किया है और लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होता है। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट किसे कहते हैं ये तो हमने देख लिया। ऑब्जेक्टिव्स किसे कहेंगे? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या हो जाता है, अगर हम हिंदी में अगर इसे समझे तो ये हो गया उद्देश्य। तो उद्देश्य या हम इसे और भी अलग अलग टर्म्स में बोल सकते हैं या गोल कह लें हम या फिर एम कह लें। दीज आर ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है यहाँ पे। एक सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है एज पर द मैनेजमेंट। सो ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप की जाती है तो किस वजह से, उसका मेन बेसिस क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, तो वही हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू द मेन ऑब्जेक्टिव रिक्वायर्ड टू फुलफिल द इकोनॉमिक गोल ऑफ एनी बिजनेस। यानी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल गोल किसी बिजनेस के बारे में अगर बात किया जाए तो उसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहेंगे। ठीक है, यानी जिसके वजह से, जिसके लिए बिजनेस बना हुआ है। ठीक है। नाउ द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज सर्वाइवल। तो अब यहाँ पे आप देखो, सबसे पहला चीज है सर्वाइवल। तो अगर हम किसी नए बिजनेस के बारे में अगर बात करते हैं तो कोई नया बिजनेस है तो एकाएक उसे प्रॉफिट तो नहीं होगा। उसे क्या करना पड़ता है कि कुछ समय तक उसे सरवाइव करना पड़ेगा ही पड़ेगा ना। सरवाइव का मतलब आखिर क्या होता है कि अगर कुछ समय के लिए लॉस हो रहा है फिर भी हमें वहां पे बिजनेस में टिके रहना है। अच्छा, कुछ समय तक तो ये चल सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन लंबे समय तक ये नहीं चल सकता है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द मार्केट। तो जैसे अकाउंटेंसी में भी एक कॉन्सेप्ट आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस जब स्टार्ट किया गया तो उसका एम होता है कि वो लंबे समय तक वो चलेगा। कोई उसका ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि उसे फ्यूचर में बंद करना है। ठीक है। नाउ यहाँ पे भी यही चीज है कि कोई भी बिजनेस चाहेगा कि वो लॉन्ग पीरियड तक सर्वाइव करे मार्केट में। अब इसके लिए क्या जरूरी है? सर्वाइवल के लिए जनरली जरूरी है कि हमारा जो भी कॉस्ट होगा, ठीक है, कॉस्ट का मतलब जो भी खर्च है, इज इक्वल टू रेवेन्यू, जो भी हमारा अर्निंग। अगर ये इक्वल होगा तो इसे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट भी कह सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉस्ट, जितना हमारा कॉस्ट है उतना ही रेवेन्यू, जितना रेवेन्यू है उतना ही खर्च हो रहा है, जितना हमने कमाया उतना हम खर्च कर रहे हैं। तो कुछ समय तक इससे सर्वाइवल तो हो जाएगा। ठीक है। लेकिन बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसको ओनर कहा जाता है। तो ओनर क्या करता है? रिस्क लेता है। अब रिस्क ले रहा है तो उसे उसके बदले में क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो बिजनेस का एक एम तो ये सर्वाइवल है कि वो लंबे समय तक सर्वाइव करे, लेकिन प्रॉफिट भी जनरेट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन विद रिगार्ड टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज इंश्योर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस फॉर लॉन्ग रन। तो बहुत सारे उसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। किसे? मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे ऐसे डिसीजन इसे लेने पड़ेंगे जिसके वजह से ये हमारा सर्वाइवल जो है वो सुनिश्चित हो पाए, वो हमारा श्योर हो पाए। ठीक है। तो ये सर्वाइवल, लंबे समय तक सर्वाइवल रहने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जरूरी है, दैट इज प्रॉफिट। तो सर्वाइवल के लिए, लॉन्ग रन सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो प्रॉफिट के बारे में तो आपने पढ़ा कि प्रॉफिट किसे कहते हैं। सिर्फ सर्वाइवल ही यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। तो ओनली सर्वाइवल इज नॉट सफिशिएंट फॉर बिजनेस। सिर्फ सर्वाइव करना ही सफिशिएंट नहीं है। वी नीड प्रॉफिट, वी नीड टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्निंग इज essential फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस एंड फॉर सक्सेसफुल कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस। तो लॉन्ग रन सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और प्रॉफिट से ही लिंक्ड है एक और चीज हमारा, यानी कि प्रॉफिट दोनों को लिंक किया, एक तो सर्वाइवल को भी और दूसरा ग्रोथ को भी, कि सिर्फ प्रॉफिट से ही काम हमारा नहीं चलेगा। सो
लंबे समय में हमें ग्रोथ पे भी ध्यान देना है ना। ग्रोथ का मतलब क्या हो सकता है? तो काफी चीजें इसमें हो सकती हैं, जैसे सेल्स का बढ़ना, है ना, कि बिजनेस में अगर मान लेते हैं पिछले साल 1 लाख यूनिट सेल हुआ, तो इस बार 1 लाख से ज्यादा अगर हम सेल करेंगे, यानी कि अपने सेल को अगर बढ़ाएं, तो दैट इज ऑल्सो ग्रोथ। ओके। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का इंक्रीज होना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का बढ़ना, जिसे हम लोग डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं, कि एक तरह के प्रोडक्ट लाइन को चेंज करके दूसरे तरह के प्रोडक्ट लाइन में भी मूव करना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाना, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना बिजनेस में, ये सभी ग्रोथ का साइन है। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 चीजें आ गई, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। हर एक बिजनेस इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान देगा। तो मैनेजमेंट का ये मेन 3 ऑब्जेक्टिव हो जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है। दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव है, ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। नाउ आप देखें कि सोशल ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड विद द सोसाइटी। तो इससे रिलेटेड एक चैप्टर भी 11th में आपने पढ़ा था। उस चैप्टर का नाम था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है। सो उसी से मिलता जुलता है ये सोशल ऑब्जेक्टिव, कि मैनेजमेंट अब सोसाइटी के बारे में भी सोचेगा। तो आप यहाँ पे देखो कि अगर सोसाइटी के बारे में मैनेजमेंट अगर नहीं सोच रहा है, अगर कोई बिजनेस सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेगा, तो फिर इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। जितना ज्यादा सोसाइटी खुश रहेगा उस बिजनेस से, उतना ही वो बिजनेस क्या होगा, कि एक तरह से सिक्योरिटी होगा कि वो बिजनेस लॉन्ग रन तक चलेगा, सर्वाइव करेगा। सो सोशल ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सम बेनिफिट टू सोसाइटी, लाइक अप्लाइंग environment friendly practices in production process and giving employment to disadvantaged section of society, providing quality goods and services at reasonable prices। तो अब देखो क्या क्या यहाँ पे बोला गया, कि जैसे इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, फिर प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना है एट रीजनेबल प्राइसेस, ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो ये सभी से सोसाइटी को हम क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को हम सर्व भी कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है। अब इसमें एक चीज और क्या क्या है, तो ऑफरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मीट द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर एट रीजनेबल प्राइसेस, इसके बारे में भी हमने बात किया। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, बिजनेस प्रैक्टिसेस जो हम कर रहे हैं उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। मिनिमाइजिंग पॉल्यूशन एंड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस, तो कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करना, जनरेट करना और वेस्ट मैनेजमेंट करना, ये भी एक तरह का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मैनेजमेंट का। Adopting environment friendly technologies and sustainable practices, environment friendly technologies को अपनाएं, जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, और हमारा जो प्रोडक्ट हो वो प्रोडक्ट रीयूजेबल हो, रिसाइक्लेबल हो। ठीक है, वो वेस्टेज को रिड्यूस करता हो। नेक्स्ट है कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम कंजर्व कर पाए, सेफ कर पाए। तो इससे हमारा क्या होगा, जब तक हम इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, सो बिजनेस अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचेगी, तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा भी आएगा कि रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। जो नीडी रिसोर्सेज है, जो नीडफुल रिसोर्सेज है, जो लोगों के लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वो रहेगा ही नहीं। सो वी नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये तो हमने ऊपर भी देखा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, जिस भी जगह पे वो रह रही है उसे, बिजनेस को क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज था। नाउ थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर हम थर्ड ऑब्जेक्टिव का बात कर ले, तो थर्ड ऑब्जेक्टिव इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड विद द एम्प्लॉयज। तो पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव था। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में मेन गोल है बिजनेस का कि किसके लिए वो सेटअप की है। ठीक है, उसका इकोनॉमिक गोल्स क्या था, सोसाइटी के लिए क्या कर रही है, वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आ गया कि सोसाइटी के प्रति उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, और पर्सनल है कि वो अपने इंप्लॉयज के लिए क्या कर रही है, यानी मैनेजमेंट या बिजनेस अपने इंप्लॉयज के लिए क्या काम कर रही है, ये हो गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो इंप्लॉयज से रिलेटेड क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, different people with different values, experiences and objectives become part of the organization to satisfy their needs।
ना यहाँ पे आप देखें कि एम्प्लॉयज जो होते हैं, तो एम्प्लॉयज हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है, उसके सोचने के पैटर्न में डिफरेंस है, उसके इंटरेस्ट में, एरिया ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है, यूनिक है, तो उनका नीड भी यूनिक हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तीन तरह के नीड्स को कैटेगराइज किया गया है कि एम्प्लॉय को यहाँ पे तीन तरह के नीड्स होते हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल नीड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय जाता है तो एम्प्लॉय का पहला जो नीड होता है दैट इज फाइनेंशियल, कि उसे सैलरी, उसे वेजेस किस तरह से मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं। सो फाइनेंशियल नीड्स में आ गया सैलरी, पर्क्स एंड अदर मॉनेटरी बेनिफिट। तो ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को उनके फाइनेंशियल नीड्स के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहा है तो उसके फाइनेंशियल नीड्स को पूरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, जितना वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे रेम्यूनरेशन, सैलरीज, पर्क्स या अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। सेकेंड इज सोशल नीड। सोशल नीड का मतलब क्या हो गया? सो आप यहाँ पे बात समझो कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज कंसीडर्ड एज अ सोशल एनिमल, है ना। ह्यूमन को क्या बोला जाता है? सोशल एनिमल बोला जाता है। सोशल एनिमल क्यों बोला जाता है? बिकॉज हम में एक अर्ज होता है, वी नीड सोसाइटी, है ना, वी नीड टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो हमें एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का एक नीड होता है कि कोई भी पर्सन अकेला हमेशा नहीं रह सकता है, तो उसे कोई ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए, जैसे फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए। तो ऑर्गेनाइजेशन में उसे एक तो सबसे पहला क्या चाहिए? अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, उसे अच्छे कलीग्स चाहिए, और तो और उसे क्या चाहिए कि अपने वो जो काम कर रहा है तो उसके लिए रिकॉग्निशन भी चाहिए। सोशल नीड ये भी है कि अगर आप काम कर रहे हो, किसी के लिए आप काम कर रहे हो और बहुत अच्छा काम किया आपने, और अगर आपको कोई उसके लिए अच्छा ना कहे, है ना, अगर कोई रिकॉग्निशन ना दे, शाबाशी ना दे, तो फिर काफी बुरा भी लगता है। और आपने एक छोटा सा काम किया किसी के लिए और आपको उसके बदले में अप्रेजल मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, सो यू विल फील गुड। ठीक है, अब जैसे आप स्कूल्स में देख लो कि स्कूल्स में आपने कोई परफॉर्मेंस आपने परफॉर्म किया, ठीक है, किसी फंक्शंस में आपने पार्टिसिपेट किया और उसके लिए आपको मेडल्स मिल रहे हैं, आपको फिर सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, है ना, आपको उसके लिए ये कप दिया जा रहा है। तो ये सभी चीजें जो हो गई, ये सभी चीजें क्या हो गई? रिकॉग्निशन का एक तरीका है, जिसके वजह से आप और क्या करोगे? और एनर्जेटिकली आप काम करोगे, है ना, और आप उस तरह से परफॉर्म करोगे। सो सोशल नीड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हायर लेवल नीड्स। हायर लेवल नीड्स में क्या आ जाता है? विच इंक्लूड पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हर एक एम्प्लॉय चाहेगा कि वो, अब जैसे मान लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 10 साल से और उसका कोई भी अप्रेजल नहीं हुआ है, यानी कि कोई तरह का प्रमोशन नहीं हुआ, ना ही उसका सैलरी बढ़ाया गया, तो किस तरह से वो फील करेगा? वो डीमोटिवेट फील करेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा कोई पूछ ही नहीं है, इतने समय से काम कर रहे हैं और फिर यहाँ पे कुछ अप्रेजल ही नहीं मिल रहा है, कोई तरह का ग्रोथ नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक ही तरह का काम हमेशा करते रहना है। सो ऐसे इन्वायरमेंट में फिर जो एम्प्लॉय है वो ज्यादा देर तक टिकना नहीं चाहेगा, रहना नहीं चाहेगा। सो ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को ये भी सोचना होता है कि टाइम टू टाइम कैसे हम प्रमोट करें, कैसे सैलरी और अदर चीजें पे हम लोग ध्यान दें, उसके पर्सनल ग्रोथ पे हम ध्यान दें, उसे अलग अलग तरह का ट्रेनिंग प्रोवाइड करें जिससे उसका स्किल और इनहेंस हो, पॉलिश्ड हो। ठीक है, सो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव था विच इज रिलेटेड with the employees. In order to bring harmony in the organization, management has to integrate personal goal with the organizational goal. तो पर्सनल गोल को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ भी हम लोग यहाँ पे जोड़ सकते हैं। जैसे अब मैनेजमेंट को ये काम करना चाहिए, तो कैसे? अब जैसे आप यहाँ पे देखो कि अगर एम्प्लॉयज अगर सेटिस्फाइड रहेंगे, अच्छा सैलरी और पैकेज उन्हें मिलेगा, तो वो और एनर्जेटिकली काम करेंगे, अलग अलग आइडियाज को वो लोग इंक्लूड करना चाहेंगे, जिसके वजह से बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ने का चांसेस, सर्वाइवल या ग्रोथ का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हर एक ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पे। सो इंपॉर्टेंस काफी हद तक फीचर से भी मिलता जुलता है। जैसे मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का होना क्यों जरूरी है, क्यों एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को अलग करते हैं, इसका क्या कारण है और क्यों हम लोग को मैनेजमेंट का जरूरत है।
सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। नाउ ग्रुप गोल्स का मतलब क्या हो गया, अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉयज भी हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, तो हर एक के गोल को फुलफिल करने में मैनेजमेंट यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। मैनेजमेंट क्रिएट टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन इन द ग्रुप। Managers give common direction to individual effort in order to achieve the overall goals of the organization. So ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल को अचीव करने के लिए मैनेजर्स काफी तरह के डायरेक्शंस देते हैं वहां पे, जो कॉमन डायरेक्शन होता है ग्रुप के लिए, टीम के लिए, ताकि वो सभी का गोल, अब जैसे एम्प्लॉय का जो गोल होगा वो सैलरी बढ़ाना होगा या ज्यादा कमीशन लेना होगा, तो आप यहाँ पे समझो कि क्या हुआ कि अगर एक ऑर्डर आया, ठीक है, एक ऑर्डर आया है ऑर्गेनाइजेशन में, जो मान लेते हैं 20,000 का ऑर्डर है, 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं विद इन 7 डेज। तो 7 डेज में हमें यहाँ पे प्रोडक्शन करने हैं, जो 7 डेज में नॉर्मल प्रोडक्शन जो है वो 5,000 है। अब देखो 5,000 से 20,000 करना है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैसे टीम को यहाँ पे डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो एक तरह से ये भी बोला जा सकता है कि जो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा पर यूनिट उसे 500 प्लस मिलेंगे, कि टारगेट यहाँ पे जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए। अब यहाँ पे देखो कि एक कॉमन डायरेक्शन दे दिया गया मैनेजर के द्वारा। अब यहाँ पे एम्प्लॉय जितना अच्छे से काम करेगा तो एम्प्लॉयज का तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, पर्सनल ऑब्जेक्टिव उनका पूरा हो रहा है, पर्सनल गोल उनका पूरा हो रहा है, और दूसरे एंगल से ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा हो रहा है, ठीक है। नाउ मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, यह एफिशिएंसी बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है। In any organization, input resources are men, money, material and machinery. तो ये 4M कहा जाता है इसे। men यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स हो गया वो, मनी फाइनेंशियल रिसोर्स हुआ वो, मटेरियल और मशीनरी, ठीक है। तो ये जो 4M है ये इनपुट के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं और जिसके वजह से प्रोडक्शन किया जाता है, जिसके हेल्प से प्रोडक्शन किया जाता है। Management increases efficiency by using resources in the best possible manner to reduce cost and increase productivity. तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कैसे एफिशिएंसी बढ़ाता है, तो रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करना है, यानी इसे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे हम रिसोर्स को, यानी कि कम से कम वेस्टेज हो और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे उसका प्रोडक्टिविटी मिले। इसे इस तरह से यूज करना है कि कम से कम खर्च हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी यहाँ पे मिले। सो मैनेजमेंट अलग अलग तरह का टैक्टिक्स यूज करता है जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी बढ़ सके, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। नाउ डायनेमिक के बारे में आपको बताया था मैंने फीचर में, तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंज। तो जो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन जो हमेशा चेंज होते रहता है और चेंज करना पड़ता है उसे बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट। सो मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉयज overcome their resistance to change and adapt as per changing situation to ensure its survival and growth. So अब यहाँ पे देखो कि जो कोई भी तरह का चेंज है तो लोग उसे रेजिस्ट करना चाहते हैं, जैसे एम्प्लॉयज हो गए, तो चेंज अधिकतर लोगों को पसंद नहीं आता है। अब जैसे मान लेते हैं कि स्कूल में आप एक पर्टिकुलर सीट पे बैठ रहे हो और आपको बोल दिया जाए कि दूसरे सीट पे बैठने के लिए, ठीक है, तो अब दूसरे जगह अगर आपको बैठने के लिए बोल दिया जाएगा तो आप तुरंत अनकंफर्टेबल हो जाओगे, या बोल देगा कि रोटेशन बेसिस पे आपको बैठना है अब डेली, ठीक है, एक जगह पे एक साथ नहीं बैठना है। तो अब ये जो चेंज है, या आपका क्लासरूम ही शिफ्ट हो जाए एक जगह से एक क्लास से दूसरे क्लास में, तो थोड़े समय के लिए आपको रेजिस्टेंस वहां पे फील होगा ही होगा कि ये सही नहीं है। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस आते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस आते हैं तो एम्प्लॉयज उसे रेजिस्ट करते हैं, रोकने का कोशिश करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट इस तरह से यहाँ पे एम्प्लॉयज को हेल्प करता है, मोटिवेट करता है कि जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें अब ढलना होगा। अगर हमें सर्वाइवल चाहिए और ग्रोथ चाहिए तो हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम चेंज नहीं करेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी उसी तरह से ट्रेनिंग, उसी तरह से वर्क में चेंजेस, ये सभी होते रहता है और मैनेजमेंट ये हेल्प करता है एम्प्लॉयज को करने में, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने अभी पढ़ा, तो मैनेजमेंट जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी
अचीव करने में मदद करता है, जो एम्प्लॉयज का अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल अचीव देयर पर्सनल गोल while working towards organizational objective। तो मैंने अभी एक जो टारगेट वाला आपको एग्जांपल दिया था कि 20,000 थे, है ना, तो उसमें आप देख सकते हो कि वहाँ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरा हो रहा है along with the organizational objective। नाउ मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी के भी डेवलपमेंट में मदद करता है, जो इसका अभी सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा। ठीक है, सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। तो सोसाइटी का ये मदद कैसे कर रहा है और डेवलप कैसे कर रहा है, तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट में काफी चेंजेस करते रहना, बार बार उसमें चेंजेस करते रहना और अच्छा बनाते रहना उसके प्रोडक्ट को। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टाइम टू टाइम क्रिएट करते रहना। अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, नए तरह के टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना ताकि प्रोडक्शन स्पीड हो पाए, ठीक है, और बेटर से बेटर प्रोडक्ट बन पाए। तो ये सभी इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का। सो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सो आज हमने दो टॉपिक पढ़ा, ठीक है, एक टॉपिक तो हमने पढ़ा क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरा टॉपिक हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा। इसी तरह से हमारा ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा, ये चैप्टर आगे कंटिन्यू रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।